आज का जो मेन टॉपिक है वो है ब्लैक फंगस के ऊपर। इसमें जो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो ये है कि बहुत सारे पेशेंट आफ्टर कोरोना ट्रीटमेंट के बाद जो कॉम्प्लिकेशन हम लोग सुन रहे हैं कि ब्लैक फंगस विच इज़ कॉल्ड एज म्यूकोरमाइकोसिस, तो उसको लेकर के मरीजों में बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं। रोज़ हमारे पास सुबह से ऐसे पेशेंट के फ़ोन आते हैं जिनको ब्लैक फंगस तो नहीं है लेकिन ब्लैक फंगस का डर ज़रूर आ चुका है। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे कि ब्लैक फंगस बेसिकली है क्या और किन लोगों को इसमें सावधानी बरतनी है और कैसे हम इससे बिना डरे लड़ सकें। तो इसमें है क्या, मेन मुख्य कारण है कि कोरोना मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण ये है कि कोरोना के ट्रीटमेंट के दौरान स्टेरॉइड थेरेपी चलती है, हम सबको पता है, जिससे हमारा ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। नॉर्मल लोग जो होते हैं जिनको डायबिटीज़ नहीं है या ऐसी कोई बीमारी पहले नहीं थी जिसमें ऐसी दवाएं चल रही हों जिसमें बॉडी की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ करी जाती हो, मतलब कम करी जाती हो, तो ऐसी कंडीशन के जो पेशेंट होते हैं नॉर्मली ट्रीटमेंट के बाद, कोरोना के इलाज के बाद, उनका शुगर लेवल भी वापस से नॉर्मल हो जाता है। अब ये जो नॉर्मल शुगर लेवल वाले पेशेंट होते हैं, अगर अपना ओरल हाइजीन अच्छा मेंटेन कर रहे हैं तो उनको ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास फ़ोन आते हैं कि डॉक्टर साहब हमको कई दिनों से ऐसा लग रहा है कि हमारी नाक जाम हो रही है, हमारे ऊपर वाले जबड़े में दर्द हो रहा है। वो पेशेंट जिनको कोरोना का ट्रीटमेंट मिल चुका है, उनको डायबिटीज़ भी नहीं है, उनका शुगर लेवल भी बढ़ा हुआ नहीं है, तो उनको ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है। अब उस फियर के चलते वो अननेसरली सीटी स्कैन करा रहे हैं, तो वो एक अननेसरली एक्सपोजर आप करें रेडिएशन का, विच इज़ नॉट एडवाइजेबल। तो ऐसे मरीजों को इस बारे में डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है इससे रिलेटेड, आप अपने कंसल्टिंग डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन ये डर करके आप घर में बैठ जाएं और अपनी कोई नॉर्मल बीमारी जो दूसरी बीमारी हो सकती है, दांतों से रिलेटेड हो सकती है, मसूड़ों से रिलेटेड हो सकती है, उसका इलाज आप निगलेक्ट करेंगे तो निश्चित रूप से वो एक अलग बीमारी बन जाएगी। अब ब्लैक फंगस की अगर बात करें तो ये एक नॉर्मल पाया जाने वाला फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि बड़ा ही रेयर होता है। क्या होता है कि हमारे एनवायरनमेंट में, ज़मीन में, मिट्टी में, सॉइल में या सड़े हुए खाने के पदार्थों में ये फंगस ग्रो कर जाता है। नॉर्मल केस में एक जो नॉर्मल इंडिविजुअल होता है जिनकी नॉर्मल इम्यूनिटी है, उनको ये फंगस के एक्सपोजर होने से उनको इन्फेक्शन नहीं होता है। बॉडी हमारी इतना रजिस्ट करती है और उससे फाइट बैक कर लेती है, उसका इन्फेक्शन बॉडी में स्प्रेड नहीं हो पाता। स्पेशली वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जैसे कि वो पेशेंट जो कैंसर का ट्रीटमेंट ले चुके हैं, कैंसर की रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी उनकी हो चुकी हैं, वो पेशेंट जिनमें डायबिटीज़ है और अनकंट्रोल है, विच इज़ नॉट इन कंट्रोल आफ्टर टेकिंग मेडिकेशन, या वो मेडिकेशन नहीं ले रहे हैं और शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है। ऐसे पेशेंट जो कि डायबिटिक भी हैं और कोरोना का उनको बीमारी भी हुआ, उसमें स्टेरॉइड थेरेपी से उनका शुगर लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे पेशेंट जिनमें कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, लिवर का ट्रांसप्लांट हुआ है, तो ये मरीज में भी इम्यूनिटी को सप्रेस करने की दवाएं चलती हैं। तो ऐसे पेशेंट अगर इस इन्फेक्शन के, इस फंगल इन्फेक्शन के एक्सपोजर में आते हैं तो निश्चित रूप से बहुत हाई चांसेस होते हैं उनमें इन्फेक्ट होने के। और एक कैटेगरी और है, चूँकि कोरोना का देखते हुए बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी रहे हैं जिनको बहुत लंबे समय तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा, आईसीयू में हो या नॉर्मल वार्ड में एडमिट रहे हों, और उनमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी। अब ऑक्सीजन में क्या होता है कि हमें पता है कि जब ऑक्सीजन देते हैं तो ह्यूमिडिफायर के थ्रू, मतलब ऑक्सीजन को मॉइस्ट फॉर्म में दिया जाता है जिससे कि आदमी आराम से उसे ले सके। अब वो जो मॉइस्चर वाली जो चीज़ है उसकी वजह से उसमें फंगल ग्रोथ अगर हो जाएगी तो वो पेशेंट में भी इन्फेक्शन बड़ा आसानी से हो सकता है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लोग अगर ऑक्सीजन ले रहे हैं तो उसमें एक तो क्लियर वाटर का यूज़ करें और वो वाटर रेगुलरली चेंज करते रहें, और अपना ओरल हाइजीन, नाक का साफ सफाई, ये मेंटेन रखना, ये मेन चीज़ है। अब हम लोग बात करते हैं इसके मेन जो लक्षण होते हैं ब्लैक फंगस के। तो लक्षण में क्या होता है कि ये कई शरीर के कई हिस्सों में पाई जाती है, जिसमें से सबसे कॉमन जो होता है विच इज़ कॉल्ड एज साइनोसेरेब्रल, मतलब हमारे साइनसेस और ब्रेन को इन्वॉल्वमेंट करता है। अब हुआ क्या कि भाई हमें अगर एक्सपोजर हो गया तो ऐसे पेशेंट में क्या सिम्टम आएंगे कि जिस तरफ का साइनस का पहले इन्वॉल्वमेंट हुआ वहाँ उस तरफ की नाक का ब्लॉकेज होना शुरू हो सकता है,
उस तरफ हमारे उस ऊपर की हड्डी जो इसको हम लोग गाल की हड्डी बोलते हैं, जाइगोमेटिक बोन, यहाँ पर दर्द हो सकता है। इसके अलावा फीवर हो सकता है, सर दर्द आ सकता है, आँखों के पीछे के एरिया में दर्द आ सकता है, और कुछ और जब बीमारी बढ़ती रहेगी तो ऊपर की जो खाल होती है वहाँ पर सूजन आना, खाल का कलर चेंज होना, जो कि पहले शुरुआत में ब्राउन कलर, ब्राउन से फिर ब्लैकिश ब्राउन कलर होने लगता है। ये बीमारी हालांकि रेयर है, पर ये खतरनाक इसलिए होती है कि इसकी एक विशेषता होती है इस फंगस की कि हमारी जो खून की दौड़ान करने वाली धमनियां हैं उनके अंदर बहुत जल्दी ये ग्रोथ कर लेता है। जैसे ही खून की धमनियों में ग्रोथ करेगा तो उस धमनी से आने वाले ब्लड को ये अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करने लगेगा, और वो ब्लड जिस पर्टिकुलर एरिया में जाना था वहाँ पर पहुँचना रुक जाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जिस एरिया में खून की ज़रूरत थी वहाँ जब खून नहीं पहुँचता तो वो एरिया सड़ने लगता है, ख़राब होने लगता है। इस वजह से वहाँ ब्लैकनेस, स्वेलिंग और धीरे धीरे कुछ मुंह से डिस्चार्ज आना ब्लैक कलर का, या नाक से डिस्चार्ज आना, ये शुरू हो जाता है। तो ये इसके मुख्य लक्षण होते हैं। तो इसमें अब ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट हमारे एरिया में, जो मेरे एरिया का मतलब है कि जो फेस रीजन है, जो साइनस है, माउथ है, बेसिकली ऊपरी जबड़े की हड्डी, तो इसके ट्रीटमेंट में केवल मेडिकल थेरेपी या केवल सर्जिकल थेरेपी का इस्तेमाल करना से नहीं लाभ होता है। इसमें बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी चाहिए होती है, सर्जरी प्लस मेडिकल थेरेपी। मेडिकल थेरेपी में इसकी कुछ एक मुख्य ड्रग होती है जिसको हम लोग एम्फोटेरिसिन बी बोलते हैं, विच इज़ अ एंटी फंगल ड्रग होती है। इसके अलावा जो खराब सड़ता हुआ हिस्सा होता है उसको सर्जरी द्वारा हटाया जाता है। जब तक हमें एक स्वस्थ टिश्यू, ब्लड से भरा हुआ एक अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिलता हेल्दी टिश्यू का, तब तक वो एरिया हम लोग सर्जरी द्वारा हटा देते हैं। और इसमें जो एंटी फंगल ड्रग का ट्रीटमेंट का थेरेपी होती है, ये लगभग 4 हफ्तों से 6 हफ्तों के लिए होता है। और ये जो ड्रग है ये ऐसा नहीं है कि बहुत ही साधारण ड्रग है या इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। और ये रेयर ड्रग होती है जो कि रेयर डिजीज़ में यूज़ करी जाती है, इसलिए विदाउट डॉक्टर एडवाइस के इसको नहीं लेना चाहिए। इसमें पेशेंट के बाकी पैरामीटर्स की मॉनिटरिंग रेगुलर इंटरवल में करी जाती है। तो ये एक आज के हमारे वीडियो का मेन उद्देश्य है कि इसकी ब्लैक फंगस की जानकारी होनी चाहिए, और जो बहुत सारे लोग जो कोरोना से ट्रीट हो चुके हैं और ज़रा सा कोई भी दिक्कत होती है तो वो सीधे ये सोचते हैं कि हमें ब्लैक फंगस ना हो गया हो, तो ये डर आप इस जानकारी के थ्रू इस डर को कम कर सकते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस देखिए हम कई तरह की होती है। जैसे मैंने बताया, एक होती है जो चेहरे में साइनस और ब्रेन को इन्वॉल्व करती है, फिर लंग्स की भी होती है, हमारे जीआई ट्रैक्ट की भी होती है, किडनी की भी होती है, स्किन की भी होती है और पूरे शरीर की भी होती है। इनमें से मोस्ट कॉमन हमारा जो होता है वो साइनस और ब्रेन का होता है। अब जो शरीर का ये हिस्सा है ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में आता है, मतलब इस ट्रीटमेंट में एक टीम वर्क की ज़रूरत होती है। वो टीम वर्क कैसे डिसाइड होता है कि बीमारी का एक्सटेंट कितना है। अगर बीमारी बहुत शुरुआती स्टेज में आप डॉक्टर के पास पहुंच के आपका सिर्फ ऊपरी जबड़ा इन्वॉल्व है, साइनस इन्वॉल्वमेंट है, तो अगर जबड़ा का इन्वॉल्वमेंट है, तालू का इन्वॉल्वमेंट है, तो आप मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास जा सकते हैं। लेकिन एक नॉर्मल आदमी ये नहीं डिसाइड कर सकता। तो उससे सबसे पहले आपको जब भी ऐसे कोई लक्षण आ रहे हैं तो आप पहले अपने जो भी आपके फिजिशियन हैं उनके पास जाएं। इसकी जांच तो होती है कि प्रूव करने के लिए बायोप्सी, वहाँ की टिश्यू बायोप्सी ली जाती है, उसमें फंगल कल्चर कराया जाता है, उससे पता चलता है कि हाँ ये म्यूकोरमाइकोसिस केस है कि नहीं है। उसमें आने में समय लगता है, लेकिन उससे पहले इसमें सीटी स्कैन या एमआरआई से भी हम काफ़ी हद तक ये जान लेते हैं कि क्या ये ब्लैक फंगस का केस है कि नहीं। अब उसकी एक्सटेंट के अकॉर्डिंग इसमें हमें टीम वर्क करना होता है, जिसमें मैक्सिलोफेशियल सर्जन भी ज़रूरत पड़ती है, ईएनटी की भी ज़रूरत पड़ती है, अगर आँख का इन्वॉल्वमेंट है तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, अगर ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है तो न्यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये स्टार्टिंग ऐसा नहीं है कि सीधे ब्रेन में चला गया, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता कि सीधे आँख में चला गया। सबसे पहले मोस्टली साइनस और ऊपरी जबड़े की हड्डी में आता है, तो आप मैक्सिलोफेशियल सर्जन एवं ईएनटी ये दो इसमें अप्रोप्रिएट डॉक्टर रहेंगे इनिशियल गाइडेंस के लिए। और अगर आँख का या ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है तो निश्चित रूप से वो आपके डॉक्टर टीम वर्क करके इसका मैनेजमेंट करेंगे।